हेलो एवरीवन। तो मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी ये पहली क्लास है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम का शॉर्ट नोट से मैंने खुद से प्रिपेयर किया प्रॉपरली। 40-50 पेज के स्पेक्ट्रम से पूरे शॉर्ट नोट से हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत शॉर्ट में इसको मैंने लिखा हुआ है, तो मैं समझाऊंगा आपको प्रॉपर, उसको समझिएगा। पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर द क्लास। जब पूरी स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगी, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तो पीडीएफ इसी में प्रोवाइड कर दूंगा। आप प्लीज़ उसको पढ़ते रहिएगा। हिंदी वाली पीडीएफ क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक का बनाया, तो मैं एक एक दिन वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिस दिन नोट दे दूँगा। बट इंग्लिश वाला मेरा कंपाइल्ड है, तो जब पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको स्पेक्ट्रम का पूरा पीडीएफ दे दूँगा। 40 पेज में पूरा स्पेक्ट्रम खत्म किया, अप्रॉक्स 40-45 पेज में, ठीक है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहली क्लास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या सोर्सेज, इससे हमें पता चलता है कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपको हम लोग यूजुअल आर्काइवल मटेरियल्स, फिर पब्लिक आर्काइव्स, प्राइवेट आर्काइव्स, फॉरेन रिपोजिटरीज, बायोग्राफीज, मेमोरीज, मेमोयर्स बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स मिलती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या क्या थी। बाकी जब आप यहाँ देखो में से मैंने ये सोर्सेज वाला इसलिए लिख दिया कि आपका फोमो ना हो कि अरे ये सर ये मिस हो गया, सब मत है, इसमें इसको फोमो ना हो इसलिए प्रॉपरली लिख दिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ यूरोपियंस पे आया कौन कौन से, फॉरेन यूरोप के कॉन्टिनेंट से। याद रखने का तरीका है PDBF, ये इनका क्रम है आने का। पहले पोर्तुगीज़, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांस, ठीक है। जाने का क्रम भी यही है, ठीक है। PDBF सबसे पहले हमारे पोर्तुगीज़, सबसे आखिरी में जाते हैं पोर्तुगीज़, आते भी पहले हैं, जाते हैं आखिरी में, ठीक है। ओके, तो पोर्तुगीज़ वाला में पता गया, PDBF, ठीक है। अभी जब पोर्तुगीज़ इंडिया में आए, तो द क्वेस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट सी रूट ऑफ इंडिया आने का रीज़न क्या था कि जो सी रूट डिस्कवरी हुआ हमारे इंडिया के लिए, वो क्यों हुआ, रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया 7th सेंचुरी, जिसमें अरब का इजिप्ट एंड पर्शिया पे, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया टूट गया। इससे क्या हो गया कि जो स्पाइसेस का, सिल्क का, प्रीशियस स्टोन का, ये जो है वो बहुत कम हो गया वहाँ पे यूरोप में, जो हमारे यहाँ से ट्रेड होता है, डिमांड बहुत बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ उनके वहाँ यूरोप में वहाँ पे कंट्रोल के बीच में, कहाँ पे, कॉन्स्टेंटिनोपल पे, ठीक है। टर्क्स ओटोमन एम्पायर ने उसको कब्जा कर लिया 1453 में, ठीक है, 1453 में। तो इससे जो ऑल इंडियन गुड्स थे, तो डायरेक्टली अरब क्या करते थे, इंडिया से खरीदते थे, फिर उसको इंटरमीडिएट की तरह, बिचौलिए की तरह यूरोपियन में जाके बेचते थे, बहुत पैसा कमाते थे, ठीक है। तो अरब स्टेट की मोनोपोली हो गई, वो लोग हाई रेवेन्यू इकट्ठा करने लगे। उनके अंदर में 2 रूट्स आ गए, जो मेन रूट थे हमारे, एक रेड सी वाला रूट, एक लैंड रूट, दोनों अरब के ओटोमन एम्पायर के अंदर आ गए थे, ठीक है, टर्क्स के एंड अरबियंस के, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि इससे ये हो गया कि भाई अब यूरोपियन लोगों को नया नया रास्ता ढूंढना पड़ने लगा कि कैसे भाई इंडिया के पास जाए, ठीक है, इंडिया के पास कैसे पहुँचे, इसके लिए उनको नया रास्ता ढूंढना पड़ने लगा। अब नया रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि शिप थोड़ा देखा, नया ट्रेडिंग रूट होगा, तो ये सब देखते हैं हम लोग। तो द क्वेस्ट ऑफ यूरोपियन फॉर न्यू ट्रेडिंग रूट यहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि आप लोग को पता है बिचौलिया उनका ट्रेड का इशू हो रहा था। तो 1487 में बार्थोलोमियो डियाज, एक पोर्तुगीज़ था, उसने क्या था, राउंडेड केप ऑफ गुड के राउंड उसको घेराबंदी की कि अब यहाँ से हमारा एक में अड्डा बनाएंगे, आधा चल के आएंगे, केप ऑफ गुड होप पे रुकेंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है। 1497 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास हुआ, जिसने क्या किया कि नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को डिवाइड किया 2 पार्ट में, कि पोर्तुगीज़ ईस्ट में पूरा ट्रेड करेंगे और स्पेन जो है वो वेस्ट में ट्रेड करेगा, ठीक है। स्पेन वेस्ट में ट्रेड करेगा, पोर्तुगीज़ ईस्ट में ट्रेड करेंगे। ये किससे डिवाइड हुआ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास से, ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, ओके। आफ्टर दैट 1497 में वास्को डी गामा इंडिया आता है, 1497-1498 में 11 महीने रहता है यहाँ पे, ठीक है। अभी वास्को डी गामा आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। अब हम लोग ट्रेड करने आए थे, फिर रूल तक कैसे पहुँचे इंडिया में, ये हम देखते हैं, ठीक है, ओके। तो फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग वास्को डी गामा आया। फ्रेंडली रूलर, उसको नाम था समुथेरी, जिसको जामोरिन भी बोलते थे, उसने उसका स्वागत किया, ठीक है। ब्रोक टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ट्राइंग टू मोनोपलाइज ट्रेड। उन्होंने बोला कि भाई ट्रेड को मोनोपलाइज ना करो, फ्री में रखो सबके लिए, बिटवीन अदर फॉरेन ट्रेडर्स। मतलब उसने बोला कि जो भी ट्रेडर्स आना चाहते हैं आ सकते हैं, ठीक है, कोई मोनोपलाइजेशन नहीं होगा। मेड ह्यूज प्रॉफिट इन यूरोप, मतलब यहाँ से सामान ले जाके वास्को डी गामा ने यूरोप में बेचा, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड उसको प्रॉफिट मिलने लगा, ठीक है। आफ्टर दैट पेड्रो एल्वारेज कैब्रल आया। ईस्टर्न फैक्ट्री एट कैलिकट, 1500 में उसने फैक्ट्री लगाई, ठीक है। लोकल्स को अटैक किया, सीज अरब शिप्स, किल्ड क्रूज एंड कॉन्फिस्केटेड, मतलब अरबियंस को कब्जा किया, लड़ाई वड़ाई किया। कार्गो प्लस बर्न द शिप, उन्होंने कार्गो को कॉन्फिस्केट कर लिया और जहाज़ों को जला दिया, ठीक है। बम्बार्डेड कैलिकट पे बम्बार्डमेंट की। एडेड ट्रीटीज विद लोकल रूलर्स ऑफ कैलिकट प्लस कैनोर, अब कैनोर और कैलिकट के रूलर से उसने ट्रीटी साइन करा ली, ठीक है, ये इनका सिस्टम हुआ। आफ्टर दैट वास्को डी गामा का रिटर्न होता है। वास्को डी गामा रिटर्न्स इन 1501। जामोरिन डिक्लाइंस एक्सक्लूजन ऑफ अरब्स,
ओके मतलब ये लोग चाहते थे कि पोर्तुगीज़ के अरब का एक्सक्लूजन करते, पर जमोरिन ने बोला नहीं भाई, उनसे भी हम ट्रेड करेंगे। रप्चर बिटवीन जमोरिन एंड वास्को डी गामा, यहाँ पे झगड़ा होने लगा। फैक्ट्रीज बनी इनकी कहाँ पे, कैलिकट में, कैनूर में, कोचीन को फोर्टिफाइड कर लिया उन्होंने। तो उनकी क्या फैक्ट्रीज कहाँ बनी, कैलिकट, कैनूर, कोचीन को उन्होंने क्या कर लिया, फोर्टिफाइड कर लिया, ठीक है। ओके, जो फर्स्ट इनका लीडर आता है इंडिया में, तो फर्स्ट लीडर उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ इंडिया इन 1505 बाय किंग, ठीक है। राजा ने इसको गवर्नर बना दिया इंडिया का। ऑब्जेक्टिव क्या था, सीज एडन और मूज मलक्का, इन तीनों को सीज करना था। कंसोलिडेट इन इंडिया, इंडिया में कंसोलिडेट करो, अपनी पावर बढ़ाओ। फोर्टिफाई अंजदीवा, कोचीन, कन्नौर और किलवा, इन सबको क्या करो, फोर्टिफाइड करो, उनको महल बनाओ, उनको सुरक्षित करो। प्रॉब्लम इसने क्या क्या फेस की, जमोरिन का पोजीशन इसने फेस किया। थ्रेट फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्ट से थ्रेट फेस किया, ठीक है। इसको वेनिस सपोर्ट कर रहा था। 1507 में पोर्तुगीज़ वर्सेस गुजरात ने भी और इजिप्ट ने भी लड़ाई हुई, जिसमें पोर्तुगीज़ हार गया। अल्मीडा का बच्चा, मतलब जो उनका लड़का था, वो मारा गया, ठीक है। 1508 में फिर से लड़ाई हुई, पोर्तुगीज़ वर्सेस गुजरात ने प्लस इजिप्ट, इसमें पोर्तुगीज़ जीत गया। और ब्लू वाटर पॉलिसी हुई, जिसको कार्टेजी सिस्टम बोलते हैं, कार्टेजी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी में कार्टेजी सिस्टम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रूलर आया पोर्तुगीज़ की तरफ से, गवर्नर बोल लो, रूलर नहीं, उसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। वो रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ का बोला जाता है इंडिया, ईस्ट में जो पोर्तुगीज़ का रियल फाउंडर, उसको क्या बोलते हैं, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। इसने क्या स्टेबलाइज्ड किया पोर्तुगीज़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड, कहाँ पे, ऑर्मोज में, मलाबार में, मलक्का में और ईस्टर्न अफ्रीका ऑफ रेड सी, ठीक है। रेड सी के चारों तरफ ईस्टर्न अफ्रीका पे भी इसने पोर्तुगीज़ का स्थापना किया, ठीक है। मोस्टली शिप को ये परमिट सिस्टम्स ने स्टार्ट किया, कोई भी जहाज आई जाएगी तो पोर्तुगीज़ के परमिट से आएगी इधर। कंट्रोल शिप बिल्डिंग सेंटर, जहाँ पे जहाज़ें बनती थी उसको कंट्रोल करना शुरू किया। कोई भी लकड़ियाँ गल्फ से अगर आती हैं तो उस पर पोर्तुगीज़ की नज़र होती थी, तभी आती जाती थी, अदरवाइज़ नहीं आ जाएंगी, इसने रूल किया, ठीक है। 1510 में गोवा को अक्वायर कर लिया बीजापुर के सुल्तान से, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अक्वायर कर लिया। इनकरेज द पोर्तुगीज़ मेन टू वेड इंडियन वुमेन, उसने कहा भाई पोर्तुगीज़ को कि आप इंडियन वुमेन से शादी करो ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टेरिटरी विद यूरोपियन पावर आफ्टर अलेक्जेंडर के बाद पहली इंडियन टेरिटरी यूरोपियन पावर की इसी ने बसाई, ठीक है। अबॉलिश्ड सती को अबॉलिश किया। प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम के अगेंस्ट में था, उसने मुस्लिमों को मरवाया। इंट्रोड्यूस किया न्यू क्रॉप्स, कौन कौन सी, जैसे टोबैको, कैश्यू नट, बेटा कोकोनट, ये सब इसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ठीक है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इंडिया में, उसका नाम होता है नीनो दी कोना। क्या नाम होता है, नीनो दी कोना, याद रखेंगे, नीनो दी कोना, ठीक है। ये क्या करता है, हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर देता है। इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाल बाय सेटिंग पोर्तुगीज़ नेशनल्स, हुगली के हेडक्वार्टर बनाता है, बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस सेट करने के करता है कि पोर्तुगीज़ नेशनल्स को उठा देता है, यहाँ पे मतलब रहने के लिए छोड़ देता है। बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर था वर्सेस हुमायूं से इसकी लड़ाई करवा देता है, ठीक है। ओके, बहादुर शाह और हुमायूं की लड़ाई करवा देता है, इसको याद रखेंगे। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। या आफ्टर दैट अब जो हुमायूं होता है वो क्या करता है कि हेल्प मांगता है पोर्तुगीज़ से, ठीक है। पोर्तुगीज़ से हेल्प मांगता है, ठीक है। फिर उसको हेल्प मांगने तो उसको पोर्तुगीज़ को देता है क्या, बेसिन का आइलैंड दे देता है और डियो में एक बेस दे देता है, ठीक है। हुमायूं को मार दिया जाता है, ठीक है। बिटर रिलेशन बिटवीन पोर्तुगीज़ एंड बहादुर शाह हो जाता है और पोर्तुगीज़ बहादुर शाह को मार देता है, ठीक है। ओके, फेवरेबल कंडीशन फॉर पोर्तुगीज़। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है कि पोर्तुगीज़ इंडिया में आए तो उनके लिए ऐसा क्या था कि इंडिया में अपना पैर जमा पाए, इंडिया में अपना राज स्टार्ट कर पाए, ठीक है। रीज़न क्या था, तो द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न इज़ कि फेवरेबल कंडीशन में कि दे हैड कैनॉन्स, अरब नो ऑर्गेनाइजेशन एंड नो यूनिटी थी, बट पोर्तुगीज़ में ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी थी, ठीक है। डिक्री ऑफ CHN एम्पायर लिमिटेड टू रीच CHN शिप, CHN मतलब चाइनीज़, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, इसलिए पढ़ा भी मैंने CHN है कि आपको समझ में आ जाए। CHN इक्वल टू चाइना, ठीक है, इसको चाइनीज़ बोल देना आप, ठीक है। ओके, तो इसने बोला कि जो चाइनीज़ शिप है, चाइनीज़ एम्पायर का, जो क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और जो चाइना की शिप्स हैं उनका मैसेज वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता था, तो पोर्तुगीज़ यहाँ से थोड़ा एडवांटेज में रहते थे, ठीक है। इंडिया में नॉर्थ इंडिया डिवाइडेड था पॉलिटिकली, डेक्कन ब्रेकिंग था, बहामनी किंगडम टूट रहा था, कोई नेवी इंडिया में प्रोमिनेंट नहीं थी, ठीक है। अब पोर्तुगीज़ स्टेट कहाँ पे इंडिया में थी उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो वेस्ट में देखा जाए हम लोग तो 60 माइल्स ऑफ गोवा कोस्ट तक इनका रास्ता, 4 पोर्ट इनके अंडर में आते थे, मुंबई, दमन प्लस दीव एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, ओके। साउथ में फोर्ट्स थे और ट्रेडिंग पोस्ट इनके थे, मैंगलोर, कैनूर, कोचीन और कैलिकट में, ठीक है। ईस्ट में सैंट थॉमस चेन्नई में था और नागापट्टनम आंध्रा में इनका एक पोर्ट था, ठीक है। टुवर्ड्स एंड ऑफ 16th सेंचुरी सेटलमेंट एट हुगली की तरफ इनका सेटलमेंट बढ़ने लगा 16th सेंचुरी के अंत तक, ओके। नेक्स्ट में इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या था वो थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन में देखा तो विद मेनी मेजर किंगडम्स, इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत मेजर किंगडम्स के साथ इनका था, ठीक है। ओके,
ट्रीटीज़ विद डेक्कन सुल्तान्स इन 1570 रेगुलरली रिन्यूड। डेक्कन सुल्तान की ट्रीटी 1570 में हुई थी, जो टाइम पे रिन्यू होती रहती थी। रोल इन सक्सेसिव बैटल्स ऑफ बिटवीन विजयनगर एंड डेक्कन सुल्तान के बीच में जो बैटल ऑफ पावर होती थी उसमें इनका रोल होता था। डेक्कनीज एंड मुगल्स एंड मराठास के बीच में भी इनके जो इनके रिलेशन था काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा था, तो हेड को वायसराय बोलते थे, जो कि 3 साल के लिए होता था। इसके सेक्रेटरी जो था लेटर काउंसिल में ऐड हो गया था उसके सेक्रेटरी, ठीक है। दूसरा सेकंड क्या था, वेंडोर दे फेनेटिजा, ये क्या था, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू प्लस कार्गोस एंड डिस्पैचिंग फ्लीट्स। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, वेंडोर दे फेजेंडा, ये समझिए इनका सेनापति होगा, ऐसा समझ लो। फैक्टर्स क्या था, कंट्रोल फोर्ट्रेस फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना, अफ्रीका से चाइना तक पूरा इन्होंने अपनी किलाबंदी कर रखी थी, ठीक है। जहाँ जहाँ भी इनके मतलब इनका जोन होगा, जहाँ जहाँ इन्होंने अपना फैक्ट्री बनाया होगा वहाँ वहाँ, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी इनकी कैसी थी, इन सबसे क्वेश्चन नहीं आता, बट आपके माइंड में होना चाहिए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहे, लिंकेज बना रहे, ठीक है। इंटॉलरेंट टूअर मुस्लिम की तरफ इंटॉलरेंट थे। इनिशियली टॉलरेंट टूवर्स हिंदू, लेटर इंटॉलरेंट आफ्टर इंक्विजिशन ऑफ गोवा। जब गोवा जीत लेते तो हिंदू के प्रति भी ये लोग इंटॉलरेंट हो जाते, पहले थोड़े से टॉलरेंट थे, ठीक है। इनको बेसिकली क्रिश्चियनिटीज फैलाना था, क्रिश्चियन बनाना था सबको। गुड इंप्रेशन इन अकबर्स कोर्ट, अकबर आस्क्स फॉर सेकंड प्रीस्ट, 2 प्रीस्ट। अकबर के कोर्ट में इन्होंने अच्छा इंप्रेशन जमाया। अकबर ने इनसे 2 प्रीस्ट की डिमांड की। पहला मिशन इन्होंने भेजा, पहला मिशन इसमें रोडोल्फ एक्विया एंड एंटोनियो मोसेरेटा आया यहाँ पे, मोसेरेला चीज़ नहीं, मोसेरेटा इनका नाम है। सेकेंड मिशन भेजा जिसमें जेरोम जेवियर एंड एमेलियन फिनरोर आए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जहांगीर ने इनिशियली इनको मना कर दिया था कि भैया नहीं, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जहांगीर इनिशियली रिनेगलेक्टेड देम बट लेटर एक्सटेंडेड देम फेवर्स। लॉस ऑफ फेवर्स में लास्ट में इन्होंने मुगल से फेवर भी अपने हार गए थे, क्योंकि मुस्लिम के अगेंस्ट में तो ऑब्वियसली हार जाएंगे। 1608 में कैप्टन हॉकिंस रीच्ड सूरत, कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश का था, वो सूरत आया एंड ब्रॉट किंग्स जेम्स फर्स्ट लेटर, किंग्स जेम्स फर्स्ट का लेटर आया जहांगीर के कोर्ट में, जिसने कहा था कि भैया इंडिया में बिजनेस तुम करवाना है हमें। डिस्पाइट पोर्टुगीज रेजिस्टेंस, पोर्टुगीज ने बोला भाई इनको मत आने दो कोर्ट में। हॉकिंस कोर्ट में पहुंच गया एंड उसको अपॉइंट कर दिया किसने, जहांगीर ने, एज मनसबदार ऑफ 400 जगहों का मनसबदार अपॉइंट कर दिया, 30,000 की सैलरी के ऊपर, ठीक है, किसने, जहांगीर ने, ठीक है। अब 1611 में पोर्तुगीज़ वे एंग्री, पोर्तुगीज़ गुस्सा हो गए। मुगल्स प्लस पोर्तुगीज़ ट्रूस हैपेंड, मुगल और पोर्तुगीज़ की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है। पोर्तुगीज़ स्टॉप्ड इंग्लिश शिप फ्रॉम एंटरिंग सूरत, वो लोग इंग्लिश शिप को रोकने लगे सूरत में आने से पहले। अब पैफेल्ड हॉकिंस लेफ्ट मुगल कोर्ट, अब जो इससे क्या हुआ कि हॉकिंस बोला भाई मुगल से कि हमें सुरक्षा दो, मुगल ने बोला कि भैया हम नहीं दे सकते, तो वो कोर्ट छोड़ के चला गया, ठीक है। 1612 में इंग्लिश शिप डिफीटेड पोर्तुगीज़, अब 1612 में इंग्लिश की जो शिप थी उसने पोर्तुगीज़ को डिफीट कर दिया। 1613 में पोर्तुगीज़ कैप्चर्ड मुगल से इम्प्रिजन्ड मुस्लिम प्लंडर्ड कार्गोस, जहांगीर ऑर्डर्ड मुकब्बर खान टू गेट कंपनसेशन। मतलब 1613 में पोर्तुगीज़ से बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने क्या बोला कि मुगल की शिप थी उसको भी कैप्चर कर लिया और उसके जो मुस्लिम थे उनमें उनको इम्प्रिजन कर लिया, जेल करा दी और कार्गो लूट लिया। तो जहांगीर ने उनका जो होगा उनका सिपाही उसका नाम था मुकर्रब खान, उसको बोला कि जाओ इनको कंपनसेशन लेके आओ, इनको थोड़ा सबक सिखा के आओ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जहांगीर शाहजहाँ का पीरियड आया। ओके, तो शाहजहाँ के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि पोर्तुगीज़ लॉस्ट ऑल फेवर्स, कैप्चर ऑफ हुगली, सारे फेवर्स हार के उन्होंने हुगली कैप्चर करने की कोशिश की। क्या हुआ था इसका कि बेस्ड ऑन 1579 इंपीरियल फरमान पोर्तुगीज सेटल्ड ऑन हुगली। 1579 में फरमान जारी होता है, जब पोर्तुगीज हुगली में सेटल्ड हो गया था, ठीक है। बैंक नियर सतगांव इन बंगाल, हुगली नियर नदी के किनारे सतगांव एक जगह है, वहाँ पे सेटल हो गए थे। ओवर द ईयर्स, सालों बीतते गया, द ट्रेड माइग्रेटेड फ्रॉम सतगांव टू हुगली। अब इससे क्या हुआ, तो कुछ साल बीता तो ये लोग थोड़ा फैलने लगे, जो ट्रेड था वो सतगांव से हुगली तक इनका बढ़ने लगा। दे मोनोपलाइज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, बिल्ड कस्टम हाउस सेक्टर, इन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर पे मोनोपली ले ली कि भैया हम ही बनाएंगे, और कस्टम हाउस मतलब फोर्टिफाइड हाउस बनाना शुरू कर दे। फिर इन्होंने स्लेव ट्रेड बिगेन कर दिया, जिसमें इन्होंने क्या किया कि दे कैप्चर 2 स्लेव गर्ल्स ऑफ मुमताज़ महल, जिनसे शाहजहाँ इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी 2 स्लेव गर्ल्स को इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। इन 1623 मुगल सीजेज द कैप्चर ऑफ हुगली, मुगल ने 1623 में हुगली को कैप्चर कर लिया, ठीक है, और पोर्तुगीज़ को वहाँ से भगा दिया गया, ओके। अभी पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन कैसे हुआ थोड़ा देख लेते हैं। 18वीं सेंचुरी तक उनका डिक्लाइन होने लगा था, क्यों, क्योंकि इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज इन इजिप्ट में पावरफुल डायनेस्टी का इमर्जेंस होने लगा। पर्शिया एंड नॉर्थ इंडिया में राइज ऑफ मराठाज होने लगा, ठीक है। नेबर्स, पर्शिया नॉर्थ इंडिया में राइज ऑफ मराठा होने लगा। नेबर्स में कैप्चर्ड सेल्सिटे प्लस बेसिन्स का कैप्चरिंग हो गया 1739 में। रिलेटिव
पॉलिसीज़ इन्होंने लाया जो कि एक्टिविटीज़ लव जूसाइड्स एंड एंटागोनिज्म ऑफ मुस्लिम्स, ये सब आने लगे। पोलराइजेशन फियर्स हो गया, पॉलिटिकल फेयर्स हो गया, डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस इनके यहाँ थी, सी पायरेसी थी, इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लगा, भरोसा उठ गया इनके ऊपर, ठीक है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टुगीज़, क्या था पोर्टुगीज़ का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। बिगिन यूरोपियन एरा एंड मार्क्ड इमर्जेंस ऑफ नेवल पावर, ठीक है, नेवल पावर इनकी वजह से ज़्यादा हम लोग नहीं देख पाए। फॉलोड ओनली देयर ओन रूल्स, अपना खुद का रूल फॉलो करते थे। मिलिट्री इनोवेशंस किए थे, जैसे बॉडी आर्मर, मैचलॉकमैन्स, गन्स, कैनॉन्स, शिप्स, स्ट्रेस सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्रीज इन स्पेनिश मॉडल टू काउंटर डच प्रेशर, हैवी मल्टी डेक्ड शिप्स, यूज ऑफ कैशल प्रोवेस, प्रोस्टन प्लस रिपेल, लॉन्च बोर्डिंग पार्टीज, ये सब बहुत ज़्यादा इन्होंने किया था। इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिकल्चर भी इनका था। अभी सेकेंड जो हमारे आते हैं फॉरेनर, उनका नाम होता है डच, ठीक है। अब डच इंडिया में आ गए, डच का देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 1596 में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन आता है सबसे पहले डच, फर्स्ट डचमैन रीच्ड सुमात्रा प्लस बतनाम वो सुमात्रा में आता है, ठीक है। 1602 में मेनी ट्रेडिंग कंपनीज मर्ज्ड इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड में मर्ज हो जाती हैं। एम्पावर टू कैरी ऑन वॉर, कंक्लूड ट्रीटीज, पॉजेज, टेरिटरीज एंड फोर्टिफाई, ये सब इनको एम्पावर मिल जाते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए? आप वॉर कर सकते हो, ट्रीटीज़ कर सकते हो, टेरिटरीज पॉसेस कर सकते हो, फोर्टिफाई कर सकते हो, ये सब इनको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे यहाँ आते हैं कि डच सेटलमेंट कहाँ पे हुआ वो देख लेते हैं। 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, तो डच की फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में होती है। कैप्चर्ड नागपट्टनम नियर मद्रास फ्रॉम पोर्तुगीज एंड मेड इट देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड, नागपट्टनम पुर्तगाल से लोग कैप्चर कर लेते हैं। ओके, फैक्ट्रीज ऑन कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट में फैक्ट्रीज बनाते हैं। गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में भी अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं। 1609 में फैक्ट्रीज इन पुलिकट, नॉर्दर्न ऑफ महाराष्ट्र में पुलिकट में फैक्ट्री बनाते हैं। अदर फैक्ट्रीज इनकी कहाँ होती है? सूरत, बिम्पलीपट्टनम, करकैल, चिंसुरा, भरनगर, इन सब में इनकी फैक्ट्रीज होती है, ठीक है। कासिम बाजार, बालासोर, पटना, कोचीन, इन सब में भी इनकी फैक्ट्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद इंडिगो मानोफ इन यमुना वैली, मतलब इंडिगो की शुरुआत करते हैं, नील की खेती कराते हैं। एंड कॉटन ट्रेड, टेक्सटाइल, सिल्क फ्रॉम बंगाल यहाँ से ले जाते हैं। गुजरात से कोरोमंडल से साल्ट पीटर फ्रॉम बिहार एंड ओपीएम एंड राइस फ्रॉम गंगा वैली, ये सब यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है। फिर एंग्लो डच राइवलरी हम लोग देखते हैं। क्लाइमैक्स ऑफ एनिमिटी रीच्ड एट अम्बोयाना, इंडोनेशिया, विच डच कैप्चर्ड फ्रॉम पोर्तुगीज इन 1605, इंडोनेशिया के कैप्चर करते हैं पोर्तुगीज से डच 1605 में, वहाँ तक इनकी लड़ाई हो जाती है। एंग्लो डच वॉर 1667 में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। डच गॉट इंडोनेशिया एंड इंग्लिश गॉट इंडिया, और जब डच एंड ब्रिटिश से लड़ाई होता है तो इंडिया को इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स को दिया जाता है और डच ले लेते हैं हमारे इंडोनेशिया को, ठीक है। ओके, जो थर्ड हमारे यहाँ आते हैं इंग्लिश, हमारा जो मेन है इंग्लिश आते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स, ठीक है, जिन्होंने हम पे 200-250 साल तक राज किया, 300 सालों तक अप्रॉक्स मान के चलिए। ओके, तो चार्टर एक्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट चार्टर देती हैं। क्यों देती हैं? उसका रीज़न ये है कि न्यू सेंस ऑफ इंटरप्राइज इन ब्रिटिशर्स, फ्रांसिस ड्रेकर्स वॉयज 1580 में होता है, फ्रांसिस ड्रेकर्स का वॉयज, प्लस इंग्लिश विक्ट्री ओवर स्पेनिश अर्मडा, स्पेनिश में इंग्लिश का विक्ट्री होती है 1588 तक। एग्जांपल ऑफ पोर्तुगीज, ये लोग पोर्तुगीज का एग्जांपल लेते हैं कि भाई ट्रेड में लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम लोग को भी करना चाहिए। 1599 पे मर्चेंट एडवेंचर्स होता है, फ्रॉम्ड अ कंपनी, मर्चेंट एडवेंचरर्स होते हैं जो मतलब अमीर होते हैं लेकिन उनको जहाज में घूम के नदियों में समुद्र में घूमना अच्छा लगता है, कंपनी बनाते हैं जिसको मोनोपोली मिल जाती है 15 साल तक इंडिया में, ठीक है। 1609 तक चार्टर एक्सटेंड कर दिया जाता है, एक्सक्लूसिव राइट्स इंडेफिनिटली, इसका जो चार्टर है वो इंडेफिनिटली टाइम के लिए बढ़ा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि प्रोग्रेस कैसा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं हम लोग। फुट होल्ड इन वेस्ट प्लस साउथ, दो जगह अपना फुट होल्ड पैर जमाते हैं। 1609 में हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आता है, हॉकिंस केम टू जहांगीर कोर्ट। 1611 में हॉकिंस लेफ्ट एज ही फेल्ड टू स्टेबलाइज सूरत फैक्ट्री ड्यू टू पोर्तुगल रेजिस्टेंस, तो हॉकिंस चला जाता है। 1611 में इंग्लिश स्टार्टेड ट्रेडिंग विद मसूलीपट्टनम ऑन साउथ ईस्ट इंडिया। ओके, 1611 में मसूलीपट्टनम से लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। 1612 में कैप्टन थॉमस रो आता है, बेस्ट डिफीटेड पोर्तुगीज इन सी ऑफ सूरत, इम्प्रेस्ड, ठीक है, हरा देता है, तो सूरत में हरा देता है पोर्तुगीज को। इम्प्रेस्ड जहांगीर इम्प्रेस हो जाता है। परमिटेड इंग्लिश टू स्टेबलाइज फैक्ट्री सूरत अंडर टी एल्डवर्थ, कहता है भाई अब सूरत में फैक्ट्री बना लो। ओके, नेक्स्ट 1615 में 1615 में सर थॉमस रो एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट टू जहांगीर, मतलब जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर सर थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में रहते हैं 1619 तक, 4 साल रहते हैं। ही वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग कमर्शियल ट्रीटी बट गॉट परमिशन टू सेटअप
फैक्ट्री एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच। ये अनसक्सेसफुल रहते हैं कि कमर्शियल ट्रेड इनको मिल जाए, बट परमिशन मिल जाती है इनको कि फैक्ट्री लगा लो आगरा, अहमदाबाद, बरोच में, ठीक है। 1616 में मसूलीपट्टनम इनकी फैक्ट्री बनती है, ठीक है। इनिशियली अनसक्सेसफुल रहते हैं बट कंटेंडेड विद पोर्टुगीज एंड जस्ट इनकी लड़ाई होती रहती है, ठीक है। चेंज बदला क्या इनके आने से, एंग्लो पोर्टुगीज टैक्टिक में पीस, मतलब थोड़ा सा पीस आ गया। 1662 में पोर्टुगल किंग गिफ्टेड किंग चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड एज डॉवरी ऑन मैरिंग कैथरीन, ठीक है। किंग चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के थे, उनको बॉम्बे, यहाँ पे बॉम्बे मिसिंग है, बॉम्बे में लिख दे रहा हूँ, बॉम्बे दहेज में मिल जाता है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट 1668 में बॉम्बे वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 10 पाउंड ईयर, 10 पाउंड एक ईयर पे ये उठा के, कौन, चार्ल्स सेकंड उठा के बॉम्बे को लीज पे किराए पे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1687 में बॉम्बे मेड वेस्टर्न प्रेसिडेंसी हेडक्वार्टर फ्रॉम सूरत, सूरत से मतलब बॉम्बे को हेडक्वार्टर बना दिया था, पॉइंट है। एंग्लो डच कंप्रोमाइज़ होता है, इसमें मेंशन अर्लियर मैंने पहले बता दिया। 1632 में गोल्डन फॉर्मान बाय सुल्तान ऑफ गोल्डना से इनको गोल्डन फॉर्मान मिलता है। 1639 में मसूलीपट्टनम काउंसिल मेंबर्स होते हैं, फ्रांसिस डे ब्रिटिश मर्चेंट होता है, उसको परमिशन मिलता है चंद्रगिरी रूलर से टू मेक फोर्टिफाइड फैक्ट्री। लेटर इसको सेंट जॉर्ज नाम दिया जाता है, जहाँ पे मसूलीपट्टनम में है, क्या नाम दिया है, सेंट जॉर्ज, ठीक है। अब बंगाल में लोग कैसे अपना पैर जमाते हैं ये देख लेते हैं। 1651 में शाह सूजा सूबेदार होता है बंगाल का, इसको 3000 रुपये में ऑल ड्यूटीज़ इसको करनी होती, 3000 रुपये इसको मिलते हैं, ठीक है। 1651 में हुगली फैक्ट्री बनाते हैं ये लोग, अदर्स काशिम बाजार, पटना और राजमहल में यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाते हैं, ठीक है। डिस्पाइट द फरमान लोकल ऑफिसर यूज टू क्रिएट ट्रबल्स, मतलब फरमान इनको मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को सब मुगल बादशाह की तरफ से, बट जो लोकल के वहाँ रहते हैं गुंडे या फिर वहाँ के जो लोकल लीडर वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। 10 कंपनी wanted टू हैव अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, तो कंपनी चाहती है भैया हम उसको फोर्टिफाई कर लें, किला घेरेबंदी कर लें एट हुगली टू हैव देयर फोर्सेस स्टेशन, कि हमारे यहाँ पे फोर्सेज रह पाए। बट 1682 में विलियम हेजेस आग शास्ता खान टू रिड्रेस द गिवरांस, मतलब कि रिड्रेस करो भाई हमारी जो दिक्कत है, हमें सब लोग अटैक कर रहे हैं बट कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर क्या हो जाता है कि मुगल और कंपनी के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस आते हैं, थोड़ा उनका मन उठने लगता है मुगल्स के ऊपर से, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी कि 1686 में मुगल्स शैक्ड द हुगली, अब मुगल्स क्या करते हैं 1686 में हुगली उनसे छीन लेते हैं, इंग्लिश से रिटेलिएट करते हैं ब्रिटिशर्स और कैप्चर करते हैं थाना फोर्ट को, रेडेड हिजली इन मिदनापुर पे, हिजली पे क्या करते हैं, ईस्ट मिदनापुर पे हिजली को इसको रेड करते हैं, स्टॉम्ड बालाजोर एंड फोर्टिफिकेशन, बालाजोर फोर्टिफिकेशन को ये लोग तोड़ ताड़ देते हैं। 1690 में जॉब चारनॉग आता है, साइन करता है ट्रीटी विद मुगल टू रिटर्न टू सुल्तान प्लस कंटिन्यू ट्रेड एट 3000 ईयर विद बंगाल, कि भैया सब चीज़ आपको मैं दे दूंगा, सुल्तान से कहता है चारनॉग 3000 रुपये एक साल के हिसाब से बंगाल को हम ठीक है चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1696 में बर्धमान ज़मींदार रिबेल करते हैं, इंग्लिश गॉट प्रिटेक्स टू फोर्टिफाई, मतलब इससे क्या होता है कि इंग्लिश को मौका मिल जाता है कि भैया अब तो फोर्टिफाई करने दो, हमें झगड़ा वगड़ा हो रहा है। 1698 में इंग्लिश गॉट जमींदारी ऑफ सुल्तानाती गोविंदपुरा एंड कालिकता, इसको मिला के लोग कलकत्ता बनाते हैं, ठीक है। फॉर 12,000 फ्रॉम द ओनर्स, 12,000 रुपये साल इनको देना है, बाकी इनको क्या मिल जाती है, सूबेदारी ज़मींदारी मिल जाती है, ठीक है। 1700 में फोर्ट विलियम्स एज सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी विच चार्ल्स आयरे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, चार्ल्स आयरे, और फोर्ट विलियम 1700 में ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेड हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओके, आफ्टर दैट फर्रुखसिया 1715 में फर्रुखसिया फरमान निकालते, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी बोलते हैं। जॉन सरमान गॉट 3 फरमान्स, 3 फरमान उसे मिलता है। गिवन मेरी प्रिविलेजेस बंगाल, उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाते हैं। गुजरात हैदराबाद, 3 जगह, बंगाल गुजरात और हैदराबाद में, ठीक है। बंगाल में क्या मिलता है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एडिशनल कस्टम ड्यूटीज ऑफ 3000 आई, बंगाल में जो 3000 देना तो भी हट जाता है। कैन इशू दस्तक निकाल सकता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स के लिए। कैन रेंट मोर लैंड्स, खुद मतलब लैंड और रेंट पे ले सकता है कलकत्ता के आसपास के एरिया में, ठीक है। हैदराबाद में क्या मिलता है, रिटेन एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटीज़, कोई ड्यूटी नहीं देनी होती। फिर प्रिवेलिंग जो रेंट होता है उसे मद्रास के लिए उनको देना पड़ता है, ठीक है। सूरत में इनको सारे ड्यूटीज़ से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, 10,000 रुपये इनको साल में देने होते हैं, उससे भी इनको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इतनी सारे फ़ायदे जिनको मिल जाते हैं। बॉम्बे में क्या होता है, कॉइन्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के सिक्के होते हैं वो मिंटेड होते हैं बॉम्बे में, जिससे कि पूरे देश पे वो चल सके, मुगल एम्पायर हर जगह, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज़ थी इंग्लैंड की, वो आपस में मर्ज कर जाते हैं। कौन कौन से, तो 1688 में इंग्लिश रेवोल्यूशन होता है, जिसमें विग्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्हेंस हो जाता है, विंग्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज करते हैं कि भैया अकेले क्यों, मोनोपोली को अपोज करते हैं, अकेले क्यों, हम भी ट्रेड करेंगे। तो नई कंपनी बनाते हैं सर विलियम नॉरिस के अंदर, ठीक है। बट ये कंपनी फेल हो जाती है, तो 1708 में इन दोनों कंपनियों को मर्ज करके एक नई कंपनी बनाते हैं। कौन सी, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, ठीक है, ये नई कंपनी बनती है।
ओके बाद तो इसके बाद ब्रिटिशर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं दैट इज़ फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच क्या करते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच हमारे यहाँ आते हैं। तो फ्रेंच क्या करते हैं, फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया कैसे कैसे होता है उसको देख लेते हैं। 1664 में कॉलबर्ट फेमस मिनिस्टर होते हैं लुइस 14 के, ठीक है। फाउंडेड कंपनीज इन डेज ओरिएंटल्स, इसका मतलब क्या होता है, एक 50 साल की एक कंपनी बनाते हैं जिसको 50 साल का मतलब एक कंपनी बनाते हैं उसको एक कंपनी बनाते हैं उसको 50 साल की मोनोपोली मिलती है राजा की तरफ से इंडिया में ट्रेड करने के लिए, पैसे क्वेश्चन में ट्रेड करने के लिए। और कंसेंसस इज परपेचुअली ऑफ मेडागास्कर तक ट्रेड करने के लिए, कोई भी टेरिटरी जो ये कंपनी कंक्वायर करती है उसको ट्रेड करने के लिए, बट इनको मेडागास्कर में सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। 1667 में फ्रैंकोइस कैरॉन केम एंड सेट फैक्ट्री एट सूरत, तो पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ बनती है 1667 सूरत में, ठीक है। 1669 में मरकरा अपोजिंग अकम्पनिंग कैरॉन फाउंडेड अनदर फ्रेंच फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, कैरॉन के साथ एक मरकरा भी आते हैं, ठीक है, जो 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है। जिससे कब आफ्टर गेटिंग पेटेंट फ्रॉम सुल्तान से उनको पेटेंट मिल जाता है तब। 1673 में फ्रेंच गॉट परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान, जिसमें इसके वजह से चंद्रनगौर में एक कंपनी अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। 1673 में शेर खान लोधी गवर्नर ऑफ वालीकोंदापुरम अंडर बीजापुर सुल्तान ग्रांटेड फ्रैंकोइस मार्टिन साइट टू सेटल अ पौंडीचेरी फैक्ट्री, मतलब 1674 में पौंडीचेरी फैक्ट्री भी लोग सेटल कर लेते हैं, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स इनके कौन से, माहे, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार, अर्ली सेटबैक, ये सब इनका अलग फैक्ट्रीज थी। अब अर्ली सेटबैक फॉर फ्रेंच को बहुत पहले से ही स्टार्टिंग में ही सेटबैक मिल जाता है, मतलब ऐसा मिल जाता है कि भाई फ्रेंच और डच वॉर शुरू हो जाती है। डच कैप्चर पौंडीचेरी इन 1693, फ्रेंच से पौंडीचेरी लोग कैप्चर कर लेते हैं। 1697 में ट्रीटी होती है ऑफ राइसविक रिस्टोर्ड पौंडीचेरी टू फ्रेंच बट हेल्ड ऑन इट फॉर 2 more years, मतलब कि एक ट्रीटी होती है राइसविक की जिसमें पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस मिल जाती है, बट सिर्फ 2 साल तक ही होती है मैक्सिमम। पौंडीचेरी अगेन प्रॉस्पर्ड बट देन वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, फिर से पौंडीचेरी पे लोग अपना राजा शुरू करते हैं बट स्पेनिश सक्सेशन शुरू हो जाता है, फिर इनको सूरत छोड़ना पड़ता है, मसूलीपट्टनम और बंदनाम छोड़ना पड़ता है फ्रेंच को, ठीक है। ओके, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंच कंट्री का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो 1720 में रीऑर्गेनाइज होती है फ्रेंच कंट्री एज ए परपेचुअल कंट्री ऑफ इंडीज़, जो ताकतवर होती है। 1720 से 1742 तक एबल गवर्नर्स लियोनर्स एंड डूमस, बहुत अच्छे काबिल गवर्नर्स होते हैं लियोनर एंड डूमस, जो फ्रेंच पोजीशन को मॉरिशियस एंड यूनियन तक क्या करते हैं, बैक करते हैं, ठीक है। और एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द डेन्स, ठीक है, द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टाइल इन 1616, मतलब डेनिश इंडिया कंपनी स्टेबलाइज्ड इन 1616 एंड इन 1620 फैक्ट्री ऑफ ट्रैंक्वायर नियर तवनकोर के नियर ये लोग क्या करते हैं, तंजौर के नियर एक फैक्ट्री स्टेबलाइज करते हैं 1620 में, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल सेटलमेंट इनकी कहाँ है, श्रीरामपुर एंड कलकत्ता नियर कलकत्ता, श्रीरामपुर कलकत्ता के पास। 1845 में डेनिश फैक्ट्री सोल्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, डेनिश फैक्ट्री को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दिया जाता है। बेटर नोन फॉर मिशनरी एक्टिविटीज देन फॉर कॉमर्स, मतलब ये इस कंपनी में ज़्यादा क्रिश्चियंस लोग आते हैं, मिशनरी एक्टिविटीज होती है, कॉमर्स कम होता है, ठीक है। ओके, अब इसमें बताया गया कि इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे वो सक्सीड किए हुए इंडिया में, वो देख लेते हैं यूरोपियन पावर्स के और जितने भी हैं उनसे ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज, स्ट्रक्चर नेचर काफ़ी अच्छा था, मतलब स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, हायरार्की अच्छी खासी थी, नेवल सुपीरियरिटी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के यहाँ बहुत ज़्यादा था, मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन थी, स्टेबल गवर्नमेंट था उनके यहाँ, लेजर जील फॉर रिलीजन था, मतलब इनको मतलब नहीं था आपको लेजर जीन फॉर रिलीजन, मतलब कोई मतलब नहीं, आप कोई भी धर्म मानो, हमारा पैसा मिलना चाहिए। यूज़ ऑफ डेप मार्केट, लोन लेके इन लोगों के पास पैसे कोई कमी नहीं थी, पॉइंट ये था, ठीक है। अब इंडिया के कुछ चैलेंजेस थे, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आई होगी। ये हमारा पहला लेक्चर था मॉडर्न हिस्ट्री का, स्पेक्ट्रम किताब का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।